इन दिनों चुनाव का माहौल है और चुनाव आते ही ईवीएम के बारे में कई सारी बातें होने लगती हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला। और आज हम आपको ईवीएम के बारे में सारी जानकारी डिटेल से देंगे। ईवीएम के पीछे की तकनीक के बारे में, क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और ईवीएम को लेकर कैंडिडेट या किसी पार्टी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इस बारे में मैं आपको डिटेल से, इसकी पूरी तकनीक डिटेल से समझाऊं उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट। आज के इस माहौल में जब गोदी मीडिया अपना एजेंडा चला रहा है, वैसे में निष्पक्ष और स्वतंत्र और सटीक जानकारी देने के लिए हम जैसे लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमें आपकी सहायता की ज़रूरत होती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो का लिंक है जिस पर आप हमें आर्थिक सहायता दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सत्यान्वेषी के पैट्रन बन सकते हैं, उस तरह से भी हमारी सहायता कर सकते हैं। और कुछ ना सही तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उससे हमारा हौसला काफ़ी बढ़ता है। तो आइए अब अपने विषय के बारे में बात करते हैं। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि क्या ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है। तो इसका जवाब देने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं है जिसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, याहू, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां भी अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में बग ढूंढती रहती हैं, यानी खराबियां, गलती ढूंढते रहती हैं और उसको ठीक करते रहती हैं। इन जैसे बड़ी कंपनियों के एप्लीकेशंस भी हैक हो जाते हैं। और एटीएम मशीन जैसे इंपॉर्टेंट मशीन जिसमें लोगों के पैसे रहते हैं, उस तक में गड़बड़ी हो जाती है। तो दुनिया की किसी भी मशीन में गड़बड़ी होना कोई असंभव बात नहीं है, ये बिल्कुल ही संभव है। लेकिन क्या भारत में जो इस्तेमाल किया जाता है ईवीएम मशीन, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है? ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी टफ है, इतना आसान नहीं है। इस बारे में हालांकि कई सारे लोग काफ़ी भ्रांतियां फैलाते हैं कि नहीं, ईवीएम को ईजिली हैक किया जा सकता है। ऐसी बात भी नहीं है, पर यह भी है कि दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल से धीरे धीरे करके पूरी ईवीएम की जो टेक्नोलॉजी है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आप मोटा मोटा ये समझना चाहें कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके लिए एकदम एक साधारण सा एग्जाम्पल है। आपके घर में स्विचेज होंगे जिससे लाइट, फैन चलता होगा। अब अगर आप मानिए, आप अगर इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और उसको आप कहते हैं कि लाइट वाली स्विच में बल्ब को कर दो और बल्ब वाली स्विच में लाइट को कर दो, यानी पहले जिससे लाइट जलता था जिस स्विच से, उससे फैन चलना चाहिए, और जिस स्विच से फैन चलता था उससे लाइट जलना चाहिए। तो क्या कोई इलेक्ट्रीशियन ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसी तरह ईवीएम में अगर ये किया जाए कि कनेक्शन को चेंज करके एक नंबर पे जिसको बटन पे वोट पड़ना है उसको हम 2 नंबर पे कर दें और 2 नंबर का कनेक्शन 1 नंबर पे कर दें, तो 1 नंबर दबाने पे 2 नंबर को वोट और 2 नंबर दबाने को 1 नंबर वोट, या किसी और तरीके का भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हम सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन जितनी आसानी से मैं बोल सकता हूं इतनी आसानी से ये हो नहीं सकता। ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में करके दिखाया था कि ये देखिए कैसे हमने ईवीएम को हैक करके दिखा दिया। पर ये इतना आसान है नहीं जितना आसानी से उन्होंने दिखा दिया। सबसे पहली बात कि ऐसा करने के लिए ईवीएम को खोलना पड़ेगा, ईवीएम को फिजिकली उसमें आप जाके बैठ के और हाथ से कनेक्शन को करना पड़ेगा, तब जाके वो हो पाएगा। और ये संभव नहीं है क्योंकि जो ईवीएम मशीन होती है उसके पास कोई आदमी इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकता। अब इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ समझना होगा कि ईवीएम के अंदर होता क्या है। ईवीएम के अंदर में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है। आप आसान शब्दों में समझने के लिए बस इतना समझिए कि कोई एक चिप होता है जिसके ऊपर जो पूरा प्रोग्राम कोड करके उसके अंदर डला होता है कि वो ईवीएम जो है वो चिप किस तरह से काम करे, कैसे वोट को रिकॉर्ड करे। उस चिप में एक एल्गोरिदम लिखा रहता है। मेरा बैकग्राउंड आईटी का है, सॉफ्टवेयर का है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ। पर कोई भी और एक साधारण सा कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो जिसने बीसीए, एमसीए किया हो या कर रहे हों, जिन्होंने कुछ भी प्रोग्रामिंग की है, वो ये समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स लॉजिक का बहुत इस्तेमाल होता है। और इफ़ एल्स लॉजिक का अगर हिंदी में समझाएं तो अगर मगर का लॉजिक, कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो हुआ तो क्या हुआ। इस तरह से ही पूरा एल्गोरिदम जो है, पूरा प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है और उस चिप के अंदर डाला जाता है। इस बात को हालांकि कोई प्रोग्रामर बहुत आसानी से समझ जाएगा, लेकिन मैं आपको इस चीज़ को हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ईवीएम में क्या होता है, एक लॉजिक लिखा होता है कि अगर आपने बटन नंबर 1 प्रेस किया तो बल्ब नंबर 1 जले, पहले प्रत्याशी को जो वोट है उसमें 1 का इजाफा हो जाए,
यानी पहले प्रत्याशी को वोट पड़ जाए और उस प्रत्याशी के सिंबल और नाम के साथ वीवीपैट मशीन में स्लिप गिर जाए। अब अगर मान लीजिए कि इस प्रोग्राम के लॉजिक को हम अगर चेंज करके, जो जिसने इनिशियली प्रोग्राम बनाया है उसने इस प्रोग्राम को ऐसे लिखा कि अगर 1 नंबर बटन पे प्रेस हो तो बल्ब जले 1 नंबर का, वोट जाए 2 नंबर का और वीवीपैट में स्लिप प्रिंट हो 1 नंबर का, तो आपको बाहर से क्या दिखेगा? मैंने 1 नंबर बटन दबाया, बल्ब भी 1 नंबर के जो प्रत्याशी हैं उनका जला और वीवीपैट में स्लिप भी 1 नंबर वाले का निकला। पर अंदर से लॉजिक में वो चेंज होके 2 नंबर प्रत्याशी पे वोट चला गया। ये बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है? जब इसके चिप को हम प्रोग्रामिंग में चेंज करें, या तो जिस समय ये चिप बना था वहीं पे इसकी इस तरह की प्रोग्राम कर दी जाए, या बाद में जब चुनाव हो गया है उसके बाद इसके चिप में ये छेड़छाड़ किया जाए। लेकिन ये करना लगभग नामुमकिन है। कैसे? मैं आपको इसको समझाने के लिए कुछ ईवीएम के बारे में तथ्य बताता हूँ। ये सारे तथ्य आपको इस तरफ एक एक करके दिखेंगे और मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला तथ्य ये है कि ईवीएम के ऊपर जो चिप लगा होता है उसको सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जिस समय चिप बनता है, जहाँ पे कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नॉर्मली इसको बनाती है, तो जहाँ ये चिप बनता है उसको पहली बार प्रोग्राम जो कर दिया जाता है उसके बाद दोबारा इस चिप को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चिप एक बार लग गया ईवीएम मशीन में तो उसके बाद उसमें फिर से उसके प्रोग्रामिंग लॉजिक को चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसा इलेक्शन कमीशन का दावा है और ये सही भी है कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसके प्रोग्रामिंग के लॉजिक को चेंज कर दिया जाए। पर फिर भी मान लीजिए कि आपके मन में ये डाउट हो कि क्यों नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि उस चिप को हम दोबारा प्रोग्राम कर लें, क्योंकि उसमें डिलीट करने का फंक्शन होता है कि जितने भी वोट हैं बाद में उसको जब काउंटिंग हो गई तो कुछ दिनों के बाद उसमें क्लियर का एक ऑप्शन होता है, क्लियर किया जा सकता है। इसका मतलब कि एक चिप के ऊपर जितने भी वोट्स आए हैं उसको हम सारा डिलीट कर सकते हैं। तो जब उसके ऊपर हम डिलीट कर सकते हैं तो उसको हम अपडेट करने का भी शायद हो। पर यह क्यों लगभग नामुमकिन है, इसको समझने के लिए आपको दूसरा तथ्य बताता हूँ। दूसरा तथ्य ये कि ईवीएम पे आप 1 नंबर पे वोट डाल रहे हैं, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, आप किस नंबर पर आपका प्रत्याशी है, किस नंबर पे कौन सी पार्टी का प्रत्याशी है, ये पहले से तय नहीं होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि जो प्रोग्रामर है जो इनिशियली ईवीएम को बना रहा है वो चाहे कि मैं फलां पार्टी के सारे जो वोट या हर एक तीसरा वोट या हर एक दूसरा वोट में एक किसी पार्टी विशेष को मैं डाल देता हूँ, ऐसा लॉजिक लिख देता हूँ, ऐसा प्रोग्राम लिख देता हूँ कि हर एक दूसरा वोट जो है एक पार्टी को जाए और उसके बाद हर एक 10वां वोट किसी एक पार्टी को जाए। ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने इनिशियली बनाया है वो कर सकता है। ये बात आप ध्यान रखिए, वो बिल्कुल संभव है। कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई भी प्रोग्रामर हो, बोलेगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह का लॉजिक लिखा जा सकता है। लेकिन जिस समय ये प्रोग्राम हो रहा है उस समय किसी भी प्रोग्रामर को ये कैसे पता होगा कि कौन सा पार्टी या कौन से पार्टी का उम्मीदवार किस नंबर पे ईवीएम पे आने वाला है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा नियम बना रखा है कि किसी प्रोग्रामर को ये पहले से पता हो ही नहीं सकता है। क्योंकि पार्टी का जो नाम किस ऑर्डर में, पहले नंबर पे कौन सी पार्टी का कैंडिडेट आएगा, दूसरे नंबर पे कौन से आएगा, तीसरे नंबर पे कौन से आएगा, ये तब तक तय नहीं होता जब तक कि सारे प्रत्याशी एक विधानसभा के या एक लोकसभा के अपना नामांकन पूरा नहीं कर लेते। जब किसी विधानसभा या लोकसभा के सारे प्रत्याशियों का नाम तय हो जाता है उसके बाद वर्णमाला क्रम में यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले नेशनल पार्टी, फिर स्टेट पार्टी, फिर अन्य जो स्टेट में छोटी पार्टियां रजिस्टर्ड होती है, फिर जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं उनके नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। मतलब ए से जिनका नाम आता है उनका पहले आएगा, बी से जो है उसके बाद आएगा। तो जब तक नामांकन फाइनल नहीं हुआ, वहाँ पर कितने प्रत्याशी हैं, किस किस दल ने अपना कैंडिडेट दिया, उनके क्या नाम हैं, ये जब तक तय नहीं होता है तब तक किसी को उससे पहले पता ही नहीं हो सकता है कि ईवीएम में कौन से दल का वोटिंग मशीन में कौन सा नंबर आने वाला है। जब तक ये ना पता हो तब तक प्रोग्राम करके तो इस चीज़ को नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रोग्रामेटिकली ये लगभग नामुमकिन है कि कोई पहले से ईवीएम को ऐसा कर रखा हो कि किसी एक ही पार्टी को वोट जाए। तो ये बात तो आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि ये तो संभव नहीं है। अब इसके बारे में तीसरे तथ्य पे आते हैं। तीसरा तथ्य ये है कि ईवीएम में कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस या वाईफाई डिवाइस या इंटरनेट से कनेक्ट करने का कोई जरिया नहीं होता है। जब हम यूज़ टर्म हैकिंग का करते हैं, जैसे आप कहेंगे कि उसने मेरा जीमेल हैक कर लिया। हैक करने का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी वहाँ ना मौजूद हो, कहीं दूर बैठा
इंटरनेट, वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से आपके सिस्टम में गया और वहाँ से डेटा चुरा लिया या उसके डेटा में कुछ मैनिपुलेशन, कुछ छेड़छाड़ कर दिया। जब तक किसी भी डिवाइस में ये ब्लूटूथ, इंटरनेट की कनेक्टिविटी या वायरलेस की कनेक्टिविटी नहीं होगी, तब तक किसी सिस्टम के साथ हैक नहीं किया जा सकता, यानी कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। पर क्या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ भी नहीं किया जा सकता है? अब हैकिंग और मैनिपुलेशन में फ़र्क होता है। हैकिंग और छेड़छाड़ में फ़र्क होता है। हैकिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई भी वाईफाई, ब्लूटूथ या इंटरनेट की डिवाइस नहीं होती या जरिया नहीं होता है कनेक्ट करने का। पर किसी चीज़ को छेड़छाड़ बिल्कुल किया जा सकता है। उसके स्क्रू ड्राइवर, नट बोल्ट खोल के और उसमें हम छेड़छाड़ कर पाएँ, ये बिल्कुल संभव है। और इसी तरह का आप एक, हालांकि ये कंस्ट्रक्टिव अच्छा छेड़छाड़ है, पर इसी तरह का छेड़छाड़ आप समझ सकते हैं कि वीवीपैट होता है। वीवीपैट क्या होता है? जब प्रत्याशियों का नाम डिक्लेयर हो जाता है, जब प्रत्याशियों का नामांकन खत्म हो जाता है, तब जोड़ा जाता है वीवीपैट का सिस्टम, यानी कि एक नंबर पर प्रिंट हो तो वो कौन सा प्रत्याशी हो पता चल जाता है और उसके बाद वो प्रिंट होता है। इस पर मैं आगे आपको बताऊंगा कि वीवीपैट को जो लोग समझते हैं कि ये अच्छा कदम है, एक्चुअली वीवीपैट आने के बाद से ईवीएम की वल्नरेबिलिटी, ईवीएम में छेड़छाड़ होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। होता है नहीं होता है ये कहना मुश्किल है और काफ़ी मुश्किल है करना भी, लेकिन संभावना जो है वो तो ज़रूर बढ़ जाती है वीवीपैट आने के बाद। उससे पहले ये सिस्टम ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा सुरक्षित था। वीवीपैट में प्रत्याशियों का नाम और उसका चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों का जब नामांकन हो जाता है उसके बाद डलता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वीवीपैट आने से सुरक्षा बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप एक बात समझिए। जब पहले केवल ईवीएम हुआ करता था, वीवीपैट नहीं हुआ करता था, तो क्या होता था, ईवीएम मशीन है, उसके ऊपर जब नामांकन खत्म हो गया उसके बाद पहले नंबर पे कौन सा आया, दूसरे नंबर अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग करने के बाद हमने स्टिकर लगा दिया, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है। और जो मतदाता है वो जाते थे अपने कैंडिडेट के सामने बटन दबा देते थे और बाद में काउंटिंग में किस नंबर पे कितने वोट मिले ये काउंट हो जाता था। उसके बीच में उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। अब वीवीपैट आने के बाद क्या हुआ, जब सारे कैंडिडेट आपके फाइनल हो गए कि किस नंबर पे कौन सा आएगा, उसके बाद फिर एक इंजीनियर उसको छूता है। पहले यहाँ पे कोई टच नहीं करता था ईवीएम मशीन को। अब क्या है, जो इंजीनियर होते हैं आखिर उनको कैसे पता चलेगा, जो स्लिप है उसको कैसे पता चलेगा कि एक प्रिंट हुआ तो कौन सी पार्टी का और कौन से चुनाव चिन्ह का स्लिप प्रिंट करना है, वो तो बताना पड़ेगा इसको, मशीन को, जो वीवीपैट को। तो उसके लिए जब नामांकन सारे खत्म हो जाते हैं, जब कैंडिडेट्स का ऑर्डर डिक्लेयर हो जाता है कि इस नंबर पे ये कैंडिडेट होते हैं, तो फिर बाद में इंजीनियर जो है वीवीपैट मशीन को और उसको ईवीएम को जोड़ते हैं कि एक नंबर अगर प्रिंट हो, एक नंबर अगर प्रेस हो तो एक नंबर का कैंडिडेट का पर्चा जो है वो नीचे गिरे। तो ये जो एक बीच में और हमने इंटरफेस तैयार कर दिया, जो कि नामांकन खत्म होने के बाद कोई आके इंजीनियर उसको छूता है, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये एक खतरे की घंटी है। ये हमने एक एक्स्ट्रा लेयर तैयार कर दिया जहाँ पे कि कोई इंसान मशीन को छू रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीवीपैट आना कोई, मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा चीज़ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से ये एक और उसकी तरफ सुरक्षा को कमी करता है, क्योंकि एक और लेयर उसमें बीच में आ जाता है। हालांकि वीवीपैट जो है ये बहुत अच्छी चीज़ भी हो सकती है अगर नियम ये हो जाए कि वीवीपैट में जो मशीन, जो पर्ची गिर रही है कट के, और जो ईवीएम से जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों को हम मैच कर ले। अगर हम 100% पूरे ईवीएम के जो रिजल्ट है और पर्ची को हम ना भी गिने, कम से कम अगर 25% पर्ची को भी अगर हम गिन लें, जो 25% जो वीवीपैट की के जो स्लिप है उसको हम काउंट कर लें और ईवीएम से जो रिजल्ट आया है उसको हम जोड़ लें, दोनों अगर मैच कर जाए तो फिर ठीक है। अगर मैच नहीं करता है तो या तो हम पूरे स्लिप को गिने और स्लिप का ही रिजल्ट को माने, या फिर हम वहाँ चुनाव को कैंसिल कर दें। पर अभी ऐसा होता नहीं है। अभी क्या होता है कि अभी किसी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में बहुत कम वीवीपैट की जो स्लिप होती है उसको और ईवीएम मशीन की जो काउंटिंग है उसको मैच किया जाता है। इसको बढ़ाकर कम से कम 25% करने की ज़रूरत है और 25% ईवीएम के वीवीपैट को काउंट किया जाना चाहिए और ईवीएम का जो आउटपुट आता है, ईवीएम का जो काउंटिंग रिजल्ट है उसको मैच करना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है कि जब ये हो जाएगा तो सिस्टम काफ़ी फुल प्रूफ हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन को एक और नियम है जिसमें बदलाव करना चाहिए। अभी के नियम में क्या है कि अगर आप मान लीजिए आप वोट देने जाते हैं और ईवीएम में आपको गड़बड़ी दिखती है, अब अगर आप वहाँ पर अधिकारी को बताते हैं कि मैंने जो उसको वोट दिया वो वोट बत्ती किसी और की चली, मैंने दबाया किसी और पे था, तो अभी का नियम क्या कहता है कि आपको इस बात की शिकायत एक रिटर्न में देना पड़ेगा। रिटर्न में देने के बाद आपके पास वो मशीन लाया जाएगा और अधिकारी के सामने कहा जाएगा दबाओ,
और अगर अधिकारी के सामने वो बटन आपने दबाया और उस समय सही जल गया तो आपको मान लिया जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। फिर अधिकारी आपके खिलाफ जो है आपका नाम, सिग्नेचर और अंगूठा का छाप लगा के और आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। मेरे ख्याल से ये नियम को बदलना चाहिए। इससे लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। एक लोकतंत्र में मतदान बहुत इंपॉर्टेंट है और वह फ्री, फेयर, निष्पक्ष हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर किसी इंसान के मन में जरा सा भी शंका होता है तो इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि वो उसको बोले, उनको इनकरेज करे कि नहीं, आप तुरंत उसी समय बताइए कि मुझे लग रहा है कि गलत है, और वहाँ पे जांच हो जाए उसकी। यहाँ पर उसको धमकाने की जगह पे या नियम कानून ऐसे बनाने की जगह पे कि अगर आपसे फिर से हम दोबारा करवाएंगे, अगर सही आ गया तो आपको दोषी माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये लोकतंत्र के लिए मेरे हिसाब से कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इसको बदलना चाहिए। अब ईवीएम के बारे में एक और तथ्य आप जान लीजिए कि ईवीएम के बारे में कई सारी अलग अलग कोर्ट में, दिल्ली, चेन्नई, अलग अलग कोर्ट में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। लेकिन सब में जो फैसला है कोर्ट का वो ईवीएम के पक्ष में ही आया है, क्योंकि नॉर्मली ईवीएम सच में काफ़ी एक फुल प्रूफ टाइप का सिस्टम है। पर यह भी है कि इसके साथ एक और तथ्य है हमारे सामने कि कई बार ईवीएम में गड़बड़ी की खबर भी हमारे पास सामने आई है। हालांकि जब भी ये खबर आती है, जब भी ये संज्ञान में आता है, तो उस पोलिंग स्टेशन, उस बूथ पे ईवीएम को बदल दिया जाता है। देश में अलग अलग जगह से हमने खबर देखा है कि ईवीएम की गड़बड़ी की समस्या आई है, गड़बड़ी की शिकायत आई है। कभी कहा गया है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी चीज़ की वजह से, और उसको लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने उस बूथ पे उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, ईवीएम को बदला है। तो ये कहना कि बिल्कुल नहीं गड़बड़ी हो सकती, ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि मान लिया कि ईवीएम में छेड़छाड़ करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं है। तो ये ईवीएम में अगर कोई छेड़छाड़ करने पे आ ही गया तो कब किया जा सकता है? तो इसके लिए आप ये समझिए कि ईवीएम में छेड़छाड़ करना एक तो मुश्किल है, दूसरा अगर करना है तो इतने सारे ईवीएम होते हैं, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं कि कहीं ना कहीं बीच में पकड़ा जाएगा ही। लेकिन अगर आप संभावना की बात करें कि कब किया जा सकता है, तो जब बनता है ईवीएम तब नहीं हो सकता। कब हो सकता है? जब कैंडिडेट की सूची पूरी डिक्लेयर हो गई, जब कैंडिडेट का सारा नाम आ गया, उस समय से लेके और काउंटिंग के बीच में ये जो समय होता है, इसमें ही कोई गड़बड़ी की जा सकती है। इसके लिए कोई भी कैंडिडेट, पार्टी, प्रत्याशी को क्या करना चाहिए? तो मेरे तरफ से सुझाव सिंपल सा है, जो कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करती है, उनके कार्यकर्ता बहुत अच्छा करते हैं, कि जब ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में आता है, उसके बाद चुनाव होने के तक, चुनाव होने के बाद जब वो फिर से स्ट्रांग रूम में रखा जाता है और काउंटिंग तक जो प्रत्याशी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उसका एकदम साए की तरह पीछा करें और उस पर अपनी कड़ी निगरानी रखें कि वहाँ पर कोई छेड़छाड़, कोई बाहर का आदमी तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसा आदमी जिसको स्ट्रांग रूम में नहीं होना चाहिए वो तो नहीं आ रहा, कोई बाहर से कोई अन्य ईवीएम मशीन तो नहीं लाई जा रही है जिसका इस्तेमाल पहले नहीं हुआ था। तो इसके लिए कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सतर्क होकर और चौकस निगरानी करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर होने के बाद से लेकर रिजल्ट तक, तो भारतीय ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना बहुत कम है। और इसलिए आप देखते भी हैं कि कोई एक पार्टी हमेशा नहीं जीतती है, स्टेट बाय स्टेट अलग अलग पार्टी जीतती रहती है, हारती रहती है। इसलिए ये कहना कि भारत की ईवीएम के साथ बहुत आसानी से छेड़छाड़ हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा, दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़, जिसके साथ गड़बड़ी नहीं हो सकती। इसके लिए हर एक कैंडिडेट, प्रत्याशी को सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क हैं, अगर आपके कार्यकर्ता सतर्क हैं और आपने वोटिंग देते वक्त ध्यान दिया है कि आपने जो बटन प्रेस किया है उस पर सही बत्ती जल रही है या नहीं, वीवीपैट में सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बस आप निगरानी बरकरार रखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने ईवीएम के बारे में आपको डिटेल से समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की हम और वीडियो बना सकें और बिना किसी कॉर्पोरेट, बिना किसी बड़े फंडिंग के हम ये काम करते रह सकें। उसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी सहायता की ज़रूरत है। अगर आप हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टामोजो का लिंक है, आप हमारे पेट्रॉन भी बन सकते हैं, वहाँ से भी हमें मदद कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करके भी हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।